गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गांधीवादी राष्ट्रीयता का युग। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले दोनों युगों उदारवादी एवं उग्रवादी के बाद तीसरा युग गांधीवादी युग कहा जाता है, जो 1919 के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति तक का है, जिस समय बापू या महात्मा की उपाधि से सम्मानित गांधी का भारतीय राजनीतिक मंच पर अवतरण हुआ। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत आए। इस वक्त ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध में फंसी हुई थी। इस समय अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की प्रेरणा से गांधी ने ब्रिटिश सरकार को पूर्ण सहयोग दिया, इस आशा से कि प्रतिफल में ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वराज्य देगी, किंतु ये गांधी की भूल साबित हुआ। इसी कारण उनका ब्रिटिश सरकार से मोह भंग हो गया। 1893 से दक्षिणी अफ्रीका में गांधी रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। अतः इस मोहभंग की अवस्था में गांधी सहयोगी से असहयोगी बन गए और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा देने को तत्पर हो गए। महात्मा गांधी एक समग्रतावादी चिंतक थे। उन्होंने जीवन के सभी पक्षों को समग्रता से देखा। उनके राजनीतिक लक्ष्य बहुत स्पष्ट थे। उनका लक्ष्य था स्वराज की प्राप्ति। स्वराज जिसका अर्थ था स्वयं का शासन। स्वशासन देशवासियों के लिए स्वतंत्रता से कहीं अधिक बढ़ के था। गांधी का दूसरा लक्ष्य स्वदेशी था, जिसका तात्पर्य है स्वयं के देश का, और यह अर्थ आत्मनिर्भरता के संदर्भ से जुड़ा था। स्वदेशी राजनीतिक एवं आर्थिक दोनों ही तरह का था। स्वदेशी से स्वराज्य को बढ़ावा मिलेगा, इसीलिए वो भारत की स्वतंत्रता की कुंजी स्वदेशी को मानते थे। इसके साथ ही उन्होंने स्वदेशी के साथ एक रचनात्मक कार्यक्रम को भी जोड़ा। गांधी का तृतीय लक्ष्य सर्वोदय था, जिसका अर्थ था सभी का उत्थान या प्रगति। यह शब्द गांधी ने पहली बार जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट में पढ़ा। सर्वोदय ऐसी समाज रचना का समर्थन करता था जहां वर्ण, वर्ग, धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर किसी समुदाय का न तो संहार हो न बहिष्कार। सर्वोदय गांधी का अंतिम लक्ष्य था। गांधी ने इन उच्च लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जिस मार्ग को चुना वह भी उतना उच्च और अहिंसात्मक था। गांधी ने संघर्ष के तरीके के रूप में सत्याग्रह को चुना, जो विश्व को गांधी की एक महत्वपूर्ण देन है। सत्याग्रह सभी प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ आत्मबल का प्रयोग कर अहिंसात्मक संघर्ष था। गांधी ने अपने राजनीतिक आंदोलनों में दो प्रकार के सत्याग्रह का प्रयोग किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह और सामूहिक सत्याग्रह। पहले हम सामूहिक सत्याग्रह की बात करेंगे। सामूहिक सत्याग्रह के कई प्रकारों का प्रयोग गांधी ने अपने आंदोलनों में किया। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन, जिसका अर्थ था शासन द्वारा जनता के सहयोग से ही शोषण और अत्याचार किया जाता है। अतः यदि जनता शासन के साथ असहयोग कर दे तो शासन के लिए अपने उद्देश्यों को पूर्ण करना संभव नहीं होगा। 1920 में गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सफलता से किया। सविनय अवज्ञा सत्याग्रह का एक दूसरा प्रकार था, जिसका अर्थ था अहिंसक और विनम्र तरीके से कानून की अवज्ञा करना। गांधी ने 1930 में इस प्रकार का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किया। धरना विरोध का एक ऐसा अहिंसक तरीका है जिसमें एक निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर विरोध किया जाता है और अत्याचारी पर दबाव बनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं ने शराबबंदी के खिलाफ इस तरीके का या तकनीक का इस्तेमाल बहुत अधिक किया। हड़ताल भी सत्याग्रह का ही एक रूप है। यह एक स्वैच्छिक प्रयत्न है
जिसका लक्ष्य स्वयं कष्ट सहन करते हुए विरोधियों का हृदय परिवर्तन करना है, पर हड़तालियों की मांगें स्पष्ट और उचित होनी चाहिए। उपवास, जिसे अनशन भी कहा जाता है, सत्याग्रह का एक प्रभावी प्रकार है। अनशन केवल कुछ ही अवसरों पर आत्मशुद्धि और अत्याचारी के हृदय परिवर्तन के लिए किया जाना चाहिए, ऐसा गांधी का मानना था। बहिष्कार भी सत्याग्रह का एक बेहद प्रभावशाली उपकरण माना गया। महात्मा गांधी ने इस तकनीक को तिलक से लिया। बहिष्कार का उद्देश्य था किसी आपत्तिजनक व्यवहार को कुछ आर्थिक नुकसान कर या नैतिक आक्रोश कर मजबूरन बदलने की कोशिश करना। और अंततः सत्याग्रह का एक और तरीका, जिसे हिजरत कहा गया, यह तरीका गांधी ने इस्लाम से लिया था, जिसमें स्वेच्छा से स्थान परिवर्तित कर अत्याचारी के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना था। गांधी के इन सामूहिक सत्याग्रह के तरीकों के अतिरिक्त व्यक्तिगत सत्याग्रह का इस्तेमाल भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किया गया। इस सत्याग्रह की सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें चुने गए सत्याग्रही को पूर्व निर्धारित स्थान पर भाषण देकर अपनी गिरफ्तारी देनी थी। भाषण से पूर्व सत्याग्रही इसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देता। यह 3 सितंबर 1939 को तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने, जब भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित करने का फैसला लिया और जिसमें भारत के किसी राजनीतिक दल से परामर्श नहीं किया गया, तब विरोध स्वरूप महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। 11 अक्टूबर 1940 को गांधी ने विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही और बाद में जवाहरलाल नेहरू को दूसरे सत्याग्रही के तौर पर चुना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी ने 3 छोटे और 3 बड़े आंदोलनों को संचालित किया। अप्रैल 1917 में बिहार में स्थित चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों पर यूरोपीय नीलाहों द्वारा होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए चंपारण सत्याग्रह किया गया। आगे चलकर विवश होकर सरकार को एक जांच समिति नियुक्त करनी पड़ी, जिसके एक सदस्य के तौर पे गांधी को भी लिया गया। गांधी के प्रयत्नों से किसानों की समस्या में काफ़ी कमी आई। खेड़ा आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध किया गया एक आंदोलन था। 1918 में खेड़ा जिले में बाढ़ और अकाल के कारण फसलें नष्ट हो गई थी। इसीलिए गांधी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कर नहीं देने के आंदोलन को चलाया गया। 5 महीने तक लगातार चलते संघर्ष के बाद किसानों ने कर वसूली बंद की और किसानों से कर वसूली सरकार के द्वारा बंद की गई और किसानों की जब्त संपत्ति भी वापस लौटाई गई। प्रथम महायुद्ध के बाद तुर्की साम्राज्य और वहां के खलीफा पर ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए अपमानजनक आरोपों का विरोध करने हेतु गांधी ने 1919 में मुस्लिम समुदाय के सहयोग से एक आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। वे अखिल भारतीय खिलाफत समिति के प्रवक्ता बने। मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली एवं अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से इस आंदोलन को सफलता से उन्होंने संचालित किया और इस आंदोलन ने उन्हें कुछ ही समय में राष्ट्रीय स्तर के नेता के तौर पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्थापित किया। स्वराज की मांग को लेकर 1920 में गांधी ने अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन ने जल्दी ही रफ्तार पकड़ी और लोगों ने अंग्रेजों द्वारा संचालित संस्थाओं जैसे स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार शुरू किया। जब यह आंदोलन अपने पूरे जोर पे था, तभी 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पर 22 पुलिस अधिकारियों को जिंदा जलाने के कारण गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तत्कालीन बहुत सारे नेता इस बात से नाराज हुए, किंतु ये सच है कि गांधी अगर अहिंसात्मक आंदोलन को इस तरह से हिंसात्मक होने के बाद भी अगर जारी रखते तो उनकी अहिंसा की नीति या सोच के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता। 1930 में महात्मा गांधी ने अपनी 11 मांगों को सरकार के सामने रखा, पर तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसी के विरोध स्वरूप गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी ने यह आंदोलन दांडी मार्च के साथ शुरू किया, जो 12 मार्च 1930 को गांधी के द्वारा अपने समर्थकों के साथ दांडी तक की गई पदयात्रा से शुरू हुआ। उन्होंने समुद्र तट पे नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। बाद में 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और इस समझौते के द्वारा सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और सभी दमनकारी कानूनों को रद्द करने की बात कही गई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा और सबसे बड़ा जो आंदोलन था वो था 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन। इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा भारत को दिया गया। अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी सदस्यों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और जांच किए बिना ही जेल में डाल दिया। दूसरे महायुद्ध के अंत तक आते आते अंग्रेज़ों को ये समझ में आने लगा था कि अब ये उसमें उनकी भलाई होगी कि वो भारतीयों को अपने सभी अधिकार सौंप दें, और यह स्पष्ट संकेत उन्होंने भारतीय राजनीति में देने शुरू कर दिए। आखिरकार गांधी ने इस आंदोलन को समाप्त किया और जिसके परिणाम स्वरूप हजारों कैदियों की रिहाई भी हुई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे सफल आंदोलन रहे। गांधी ने इन आंदोलनों को ऐसा स्वरूप दिया कि हर वर्ग, जाति, लिंग का व्यक्ति उनके आंदोलनों से जुड़ा। महिलाएं बड़ी संख्या में घरों से बाहर आईं और उन्होंने गांधी के आंदोलनों में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाई। इस युग में पहली बार अहिंसा को संघर्ष के एक सशक्त हथियार के रूप में इस्तेमाल होते हुए दुनिया ने देखा। जहां आज तक हिंसा का जवाब हिंसा में दिया जाता रहा, वहां अहिंसा का इतना सफल प्रयोग दुनिया के लिए एक नया रास्ता था। शांति और अहिंसा के क्षेत्र में गांधी के योगदान को ध्यान में रखते हुए उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी ने अपने स्वदेशी के आंदोलन से जो रचनात्मक कार्यक्रम जोड़ा, जिसमें खादी, चरखा, राष्ट्रीय शिक्षा आदि को शामिल किया गया, वो आने वाले समय में और उस वक्त भी एक मिसाल के रूप में कायम हुआ। इस आंदोलन ने भारतीय जनमानस के अंदर एक राष्ट्रीय गौरव, एक राष्ट्रीय सम्मान की भावना को जागृत किया। सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, सर्वोदय, सत्याग्रह से मिलकर जो दर्शन बना, उसने सभी पूर्व धारणाओं एवं पूर्व सोच को जड़ों से निकाल फेंका और अपनी मौलिक सोच से एक विलक्षण और वैश्विक दर्शन दुनिया को दिया। धन्यवाद।